हेलो, आ जाइए ना, यहाँ आइए ना, इधर आइए। अब तो इतना लंबा है ना। बैठ जाइए। धीरेन्द्र कुमार चौरसिया, राहुल कुमार, अमित कुमार यादव, धीरज कुमार चौरसिया, सॉरी, आयुषी, रूना कामत, फराज अहमद, विकास कुमार, स्वीटी पांडे। चलिए, तो आ जाइए। देखिए, आपको जो है हमारे बगल में मोहम्मद वारिस जी हैं और इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है इन्फोर्समेंट एसआई, जिसमें 212 पोस्ट था। और ये जो है संस्थान से जो जुड़े थे, अभी ये स्वयं बताए हमको कि हम गंगा घाट पे एक टेस्ट आयोजित करवाते थे, समझ गए, फ्री ऑफ कॉस्ट में। गंगा घाट पे लगभग उस टेस्ट में लगभग एवरेज 3000, 4000, 5000 तक विद्यार्थी जो है उस टेस्ट में पार्टिसिपेट करता था और उसमें जो है काफी बेहतर रहता था इनका। और पूरे बिहार में आप सोच करके चलिए कि 212 सीट था पूरे बिहार में, और पूरे बिहार में उस 212 में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहां पर 51 रैंक है, 212 में भी 51, ठीक है, 51 रैंक, समझ गए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये सब का श्रेय जो है मेहनत को जाता है। देखिए, मेहनत एक ऐसा चीज है ना जिसके बल पर आप कुछ भी कर सकते हैं। और अभी ये स्वयं बता रहे थे कि 212 में, देखिए इनका पर्सनैलिटी ही ऐसा है कि 212 का 212 लोग इनको जानता है, लेकिन ये 212 लोग को नहीं जानते होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र चीज है मेहनत। देखिए, टीचर तो सिर्फ एक गाइडेंस आपको देता है, टीचर आपको चीजों से अवगत करवाता है, टीचर आपको चीजों को बताता है, बाद बाकी आपके स्वयं का मेहनत रहता है आपकी सफलता में। आपकी सफलता में सबसे बड़ा मेहनत आपके स्वयं का रहता है। तो थोड़ा सा इनसे जो है जानिए। क्वेश्चन हम ही इनसे पूछेंगे, हम साइड से क्वेश्चन पूछेंगे और जवाब ये देंगे। ये बोले कि बोलने में अभी हिचकिचाहट होगा क्योंकि अभी इनका ट्रेनिंग सब भी नहीं हुआ है, 1-2 दिन में डिस्ट्रिक्ट भी अलॉट होगा, इनका सब चीज होगा। पटना आए तो मिलने के लिए आ गए, काफी खुशी मिला। और ऐसे ही हम तो यही चाहेंगे कि आप सब लोग सफल होइए और मिलने के लिए ऐसे ही आते रहिए। तो हम इनसे कुछ बुनियादी प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका जवाब ये देंगे। माइक हम इनके हाथ में दे देते हैं, ये बोलेंगे, आप सुनिए। देखिए, हमसे तो आप हमेशा सुनते हैं, इनसे थोड़ा सुनिए। माइक लगा लीजिए, हम लगा देते हैं, कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। हेलो, सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है और मैं दरभंगा जिला से बिलोंग करता हूँ। दूसरा प्रश्न ये है कि आप सेल्फ स्टडी कितना घंटा करते थे? सेल्फ स्टडी 7 से 8 घंटा लगभग। अब उससे ज़्यादा भी हमको जहाँ तक मानना है कि उससे ज़्यादा भी करना भी उचित नहीं है। अब कुछ सबका अपना अपना विचार है सर, लेकिन और मैं बता दूं, मैं 2446 में भी मेरिट में छटा था और 2213 में भी मेरिट में ही छटा था और बहुत कम अंक से छटा था। और फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा और 212 में हो गया। सोचने वाली बात है कि 2446 उतना बड़ा सीट में नहीं हुआ, 2213 में नहीं हुआ, फिर भी 212 में हो गया। ये हो जाती है इस पर।
सेट प्रैक्टिस बहुत अहम रोल है सर। आपका जो ज्ञान बिंदु के घाट पर चलता था टेस्ट, वो हमको बहुत फायदा किया, और उसका जो लेवल होता है वो और सबसे काफी डिफरेंस होता है। अगर वहां पर उस लेवल को आप सॉल्व कर देते हैं तो फिर और एग्जाम में जाइएगा तो काफी कंफर्ट लगेगा कि एकदम क्या क्वेश्चन पूछ दिया। अगर आप ही ग्रुप डी का और ये तैयारी करके जाएगा तो वहाँ एग्जाम में परेशानी बढ़ जाती है। लेकिन लड़का क्या करता है, और आसान सेट मारता है और अपने आप को ज्यादा नंबर ला के खुश हो जाता है कि हम तो इतना नंबर सेट प्रैक्टिस मारा है, इतना नंबर आ रहा है। जब एग्जाम देता है तो फिर वही हाल। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत फायदा करता है। और ऐसे भी हम बोलते हैं कि जैसे घटना चक्र वगैरह का ये लेवल बनाना चाहिए। और इसके बाद जो लोग नया तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जो लोग नया तैयारी कर रहे हैं अभी आप क्या सर आप तो है ही है, कहने के लिए डेली बोलते हैं हमसे। सर हम तो एक रिजल्ट दिए, आप तो कितने को बना दिए दरोगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और बहुत शुक्रिया। बस बारिश जी जो भी बोलेगा कहाँ जाना है तो यहीं भेजना। ऐसे भी भेजते ही है, उनका कजन है वो भी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, फिर ठीक। चलिए देखिए, हम आपको हमेशा बोलते हैं तो आप लोगों को लगता होगा कि मास्टर वैसे ये बक बक करते रहता है, लगता होगा ना। देखिए सुन लिए ना, सेल्फ स्टडी कितना घंटा कम से कम करना चाहिए। हम हमेशा बोलते हैं ना 7 से 8 घंटा पढ़िए, और सेट में हम क्वेश्चन हार्ड देते हैं तो कैसे आप लोग हमको तिरछी नजरिया से देखते हैं। शनिवार को तो हम देखते हैं स्पेशल, लड़का तो हमको ठीक ठाक देखता है, लड़की सबको लगता है कि पता नहीं हम कौन बड़का अपराध किए हैं क्वेश्चन सेट करके। सब एकदम ऐसे देखेगी कि लगता है कि खाइए जाएगी हमको, समझे। तो देखिए क्या बोला है, जो बात हम बोलते हैं वो बात वो बोले हैं ना कि हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइए, ताकि अगर आप परीक्षा हॉल में जाए आप हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी करके जाएंगे तो वहां पर आपको आसान लगने लगेगा, समझ गए। तो इसलिए, और यहाँ के लेवल के विषय में बताइए, जो विद्यार्थी पूरे बिहार में 51वां रैंक है वो यहाँ के लेवल को दाद देता है। बाद बाकी तो छोड़िए, आप लोग क्या, आप लोग तो कुछ होने, आप लोग तो प्योर बेरोजगार है, समझ गए। चलिए आइए तो पढ़ते हैं, आ जाइए। तो अभी आए थे मिलने के लिए तो हम सोचे कि मिलवा देते हैं आप लोग को भी थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, समझ गए। तो जितना बात हम बोलते हैं उतना बात ही बेचारा बोल के गया है ना जी। हाँ तो आप मेरा बात नहीं मानिएगा, उसका मानिएगा ना, क्योंकि वो सफल हुआ है ना जी। ठीक है, हम तो असफल बेरोजगार आदमी है महाराज। चलिए अब आ जाइए। और जो है, और ये लड़का भी हमको बता रहा था कि देखिए टोटल जो है बोर्ड के पास 1300 सीट कॉन्फर्मेशन के साथ आ गया है, लेकिन 1000 सीट जो है ना अटका हुआ है। और बोर्ड ये चाहता है कि एक बार 2000 से 2500 के बीच में वैकेंसी दे। गृह विभाग जो है 100 पोस्ट का क्लियरेंस नहीं दे रहा है, इसलिए आपका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। गृह विभाग अगर सॉरी देखिए टोटल जो है 2000 और 2500 के बीच में पोस्ट आना है, ऑन अप्रोक्सीमेट 2300 के आसपास आना, जैसा ये लड़का हमको बताया अभी बातचीत में 2300 के आसपास पोस्ट आना है। उसमें गृह विभाग 1300 पोस्ट का क्लियरेंस दे दिया है, 1300 पोस्ट का क्लियरेंस दे दिया है। बोर्ड चाहे तो 1300 पोस्ट को लेकर के कल भी नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, लेकिन बोर्ड ये चाह रहा है कि टोटल 2300 पोस्ट के लिए हम नोटिफिकेशन जारी करें। और जो बिहार सरकार का गृह विभाग है जो कि नीतीश जी के अधीन है, 1000 पोस्ट का क्लियरेंस जो है लटका करके रखा है। तो अगर ये 1000 पोस्ट का क्लियरेंस नीतीश जी दे देते हैं तो वैकेंसी कभी भी आ जाएगा, समझ गए। मतलब वैकेंसी एकदम आने के कगार पर है, कभी भी आ सकता है, आप इस बात को मान करके चलिए। इसलिए जोर शोर से तैयारी कीजिए। और आपके बैच में जो डैमेज हुआ है मतलब जो क्लास बंक हुआ है, उस डैमेज को कंट्रोल इस
होली के छुट्टी में करेंगे। होली आगे अगले माह होली है। होली में किसी भी बैच को नहीं पढ़ाने जा रहे हैं सिवाय आपके बैच के। आपके बैच को होली में पढ़ाएंगे तो आप लोग घर उर नहीं जाइएगा, समझ गए। तो पहले अभी ही हम बता देते हैं। और अब तो दूसरा सेंटर भी ओपन हो गया है लगभग में। उसमें थोड़ा सा बेंच डेस्क का काम जो है बाकी रह गया था, जिस वजह से आज क्लास वहां पे नहीं हो पाया। 1 से 2 दिन में बेंच डेस्क का काम भी हो जाएगा। तो शनिवार तक जो है क्लास वहां पे चले जाना चाहिए। शनिवार को अगर नहीं जाता है तो सोमवार से तो एकदम 100% क्लास वहां पे होगा, सोमवार से, समझ गए। हम मैसेज भी आपको कर दिए हैं, समझ गए। तो ये चीज है और फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। वहां का क्लासरूम बहुत बड़ा है, आप लोग विजिट कीजिए, आसपास में ही है, पता कर लीजिएगा अपना, समझिए। क्लासरूम बहुत बड़ा, क्लासरूम अंदर गए थे, बड़ा है ना क्लासरूम, एकदम बड़ा क्लासरूम है। चौखट है या क्या है, हम बढ़िया से देखबो नहीं किए हैं, है ना। हाँ ठीक है, तो वहां पे दिक्कत नहीं होगा। अब आइए पढ़िए, चलिए। हाँ एक चीज और, ये लड़का देखिए क्या बोला, 2446 में मेरा मेरिट नहीं बना, 2213 में नहीं बना, 212 में बन गया। मतलब ये लड़का जो है ये भी हम लोगों को संदेश देता है कि जरूरी नहीं है कि एक बार असफल हो गए हैं तो फिर छोड़ ही देना है, नहीं। एक बार असफल हो फिर से ट्राई करना है, फिर असफल हो गए फिर से ट्राई करना है। ये लड़का को भी तो सफलता 3 बार में मिला, 2446 नहीं हुआ, 2213 में मेरिट नहीं बना, और फिर जो है 212 में देखिए मेरिट बन गया। तो लड़का लगातार लगा रहा तब तो मेरिट बन गया। अगर लगातार नहीं लगा रहता, एक के बार में हिम्मत हार जाता तो फिर कुछ होता नहीं होता। मतलब ये लड़का, यह भी सीख हम लोगों को दे करके गए हैं मोहम्मद वारिस जी कि लगातार लगे रहना चाहिए, लगातार लगे रहना चाहिए, ठीक है, लगातार लगे रहना चाहिए। तो ये चीज है, तो धैर्य मत खोइए। इसमें बहुत सारे लोग, कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे कि जो मेरे ख्याल से जो है आपको जीवन में कभी ना कभी असफल जो है निश्चित तौर पर हुए होंगे, समझ गए। हाँ बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो जीवन में असफल हुए होंगे। तो असफल होने के बाद टूटना नहीं है, समझ गए। असफल होने के बाद जो है कभी भी जीवन में टूटना नहीं है, बल्कि चुनौतियों का सामना करना है, मेहनत करना है, और मेहनत के बल पर ही जो है आप सफल हो सकते हैं। दूसरा तो कोई उपाय है नहीं कि हम आपको कुछ करवा दें, लेकिन मेहनत हम आपसे करवा करके आपसे सफलता ले लेंगे। अब आ जाइए, चलिए आ जाइए। तो अब हम लोगों को जो पढ़ना है अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को अब क्या, तो पढ़ना है हम लोगों को विदेशी आक्रमण। क्या पढ़ना है? विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण, देखिए ध्यान दीजिएगा आप, ध्यान दीजिएगा आप। भारत पर प्राचीन काल से विदेशी आक्रमण होना शुरू हो गया। भारत पर प्राचीन काल से विदेशी आक्रमण होना क्यों शुरू हो गया? भारत को इतिहासकारों ने अपार खनिज संसाधन, अकुत संपत्ति वाला देश तथा सोने की चिड़िया कहकर पुकारा। भारत को एक अद्भुत देश कहकर पुकारा, जो प्राचीन कालीन इतिहासकार थे। तो सबको लगने लगा आखिरकार भारत में है क्या जो इतिहासकार इतना बड़ाई भारत का कर रहा है। और सच में प्राचीन काल में हम लोग आज की तुलना में ज्यादा विकसित थे। प्राचीन काल में हम ही लोग सबसे ज्यादा विकसित थे। हम लोगों से कम विकसित अन्य क्षेत्र उस समय हुआ करता था। तो जितने भी आक्रमणकारी थे, हर आक्रमणकारी भारत जरूर आना चाहता था, हर आक्रमणकारी भारत जरूर आना चाहता था, भारत जरूर आना चाहता था। इसी क्रम में
भारत के ऊपर ईरानी आक्रमण हुआ और इसी क्रम में भारत के ऊपर यूनानी आक्रमण हुआ। भारत के ऊपर ईरानी आक्रमण हुआ और भारत के ऊपर यूनानी आक्रमण हुआ। यूनानी आक्रमण हुआ। देखिए, आपको ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण, देखिए आप गौर फरमाइएगा, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। ईरान एशिया महादेश में पड़ता है, यूनान यूरोप महादेश में पड़ता है। थोड़ा सा यहां पर देख लीजिए मानचित्र को। ईरान यहां पर है, अपना ईरान है ये, ठीक है, ईरान है, और यूनान यहां है। आज उसको हम लोग ग्रीस कहते हैं, ग्रीस। आज हम लोग ग्रीस कहते हैं। आज हम लोग जिसको ग्रीस कहते हैं ना, उसी को पहले यूनान कहा जाए। यहां पर है ग्रीस, यहां पर है यूनान, ठीक है। और ये आपको यूरोप महादेश है। कौन महादेश है? यूरोप। यूरोप महादेश है, यूरोप महादेश है। और ये आपको एशिया महादेश है, ठीक है, एशिया महादेश, एशिया महादेश है। तो जो आपको ईरान है, ईरान यहां है, ईरान यहां है, और फिर यूनान यहां है। यूनान यूरोप महादेश में पड़ता है, जिसको आज हम लोग ग्रीस कहते हैं। तो जो यूनान है, यूनान यूरोप महादेश का देश है, और जो ईरान है एशिया महादेश का देश है। खैर ये बात आप जानते होंगे, हमको पता है आप जानते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा और ज्यादा स्पष्टीकरण करने के लिए हम आपको बता दिए। बताने के पीछे कारण यह है कि क्वेश्चन बैंक जब हमने देखा तो उसमें आपको हम ये बात बता रहे हैं कि आप जो है ना, आज लुसेंट ऑब्जेक्टिव, प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण, लुसेंट ऑब्जेक्टिव हर किसी के पास होगा, हर किसी के पास होगा लुसेंट ऑब्जेक्टिव। एक बार जाकर के घर पर जो है ना, प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण यानी सिकंदर के आक्रमण वाला चैप्टर पढ़िएगा, आपको एकदम बहुत स्पष्ट हो जाएगा ये बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ईरानी आक्रमण भारत के ऊपर 516 ईस्वी पूर्व में हुआ, 516 ईस्वी पूर्व में हुआ। और यूनानी आक्रमण भारत के ऊपर जो है 326 ईस्वी पूर्व में हुआ, 326 ईस्वी पूर्व में हुआ। तो एक बात बताइएगा आप हमको, पहले ईरानी आक्रमण हुआ या पहले यूनानी आक्रमण? हाँ, ईस्वी पूर्व के संदर्भ में देखेंगे तो पहले यही ना होगा, होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। बाद में जो है यूनानी आक्रमण। तो प्राचीन भारत में सबसे पहले, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम कौन आक्रमण हुआ? ईरान। और इसके बाद यूनानी आक्रमण हुआ। तो प्रथम आक्रमण ईरानी है, और द्वितीय आक्रमण की हम बात करें तो द्वितीय आक्रमण जो है आपको क्या है? यूनानी। द्वितीय आक्रमण क्या है? यूनानी। लेकिन अगर यहां पर यह कह दे प्रथम यूरोपीय आक्रमण कौन? प्रथम यूरोपीय आक्रमण कौन है? क्योंकि इस रूप में भी प्रश्न जो है पूछे गए हैं। तो अगर प्रथम यूरोपीय आक्रमण भी पूछे तो प्रथम यूरोपीय आक्रमण जो है आपको यूनानी आक्रमण भी होगा, यूनानी आक्रमण ही होगा। मतलब गौर से सुनिएगा, प्राचीन काल में भारत के ऊपर होने वाला सर्वप्रथम आक्रमण ईरानी आक्रमण, जो कि 516 ईस्वी पूर्व में हुआ। प्राचीन भारत में भारत के ऊपर होने वाला सर्वप्रथम यूरोपीय और द्वितीय आक्रमण, सर्वप्रथम यूरोपीय और द्वितीय आक्रमण अगर कहे तो क्या हो जाएगा? यूनानी आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व में, 326 ईस्वी पूर्व। इतना बात क्लियर? कोई दिक्कत? यहां पर ये बात समझ गए हैं ना? ठीक है। अब देखिए, आखिरकार 516 ईस्वी पूर्व में,
516 ईस्वी पूर्व को क्या हम छठी सदी ईस्वी पूर्व कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? ये बात बताइए। हाँ, छठी सदी ईस्वी पूर्व कह सकते हैं? हाँ ना? देखिए, एक बात बताइए, आप लोग स्वयं पढ़े हैं इस चीज को। छठी सदी ईस्वी पूर्व में, छठी सदी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपद हुआ करता था। हाँ, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन बना था? मगध बना था। और मगध तो पटना में है। और एक बात और बता, पटना गया यानी बिहार में है। और मगध महाजनपद के शासकों ने अलग अलग क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया या नहीं मिलाया? जैसे अंग को जीतकर बिंबिसार ने मिलाया, हाँ, वज्जी और काशी को जीतकर अजातशत्रु ने मिलाया, हाँ ना? वत्स और अवंती को जीतकर शिशुनाग ने मिलाया, कलिंग को जीतकर महापद्म नंद ने मिलाया। मतलब छठी सदी ईस्वी पूर्व में भारत के पूर्वी भाग में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर मगध उभरा। और मगध में एक से बढ़कर एक शासक हुए। और मगध में जो एक से बढ़कर एक शासक हुए, इन शासकों ने अवध के आसपास के क्षेत्र को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाने का काम किया। मगध साम्राज्य में मिलाने का काम किया, अर्थात मगध साम्राज्य एक केंद्रीय सत्ता के तौर पर उभरी। जो मगध साम्राज्य है, मगध साम्राज्य एक केंद्रीय सत्ता के तौर पर उभरी। लेकिन वही अगर हम भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में देखें, तो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में क्या महाजनपद सब नहीं हुआ करता था? एकदम हुआ करता था। आप याद कीजिए, गंधार जिसकी राजधानी तक्षशिला, कंबोज जिसकी राजधानी हाटक, मत्स्य नगर जिसकी राजधानी विराटनगर, जिसकी राजधानी, अब फिर पंजाब में मद्र समझिएगा, मद्र शासकों का शासन हुआ करता था। तो भारत का जो उत्तरी भाग और पश्चिमी भाग है, इस एरिया में कोई मगध साम्राज्य जैसा शक्तिशाली राजवंश, इस एरिया में कोई मगध साम्राज्य जैसा शक्तिशाली राजवंश, मगध साम्राज्य जैसा शक्तिशाली राजवंश जो है इधर नहीं आया। ठीक है, इधर जो है आपको नहीं उत्पन्न हो सका। इस एरिया में कोई मगध साम्राज्य जैसा शक्तिशाली राजवंश जो है उत्पन्न नहीं हो सका। तो इसलिए आपस में ये सभी क्षेत्र के जो रजवाड़े थे, जो राजे थे, वे आपस में लड़ झगड़ रहे थे। और वे जो आपस में लड़ झगड़ रहे थे, इसी का फायदा ईरान ने उठाया। और भारत के जब आप पश्चिमी भाग में आएंगे, उत्तरी पश्चिमी भाग में आएंगे, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर ईरान। आज तो पाकिस्तान है, पहले ये भारत ही हुआ करता था। और उस समय के भारत के पश्चिमी भाग में, उत्तरी पश्चिमी भाग में, उस समय भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में ईरान था। उस समय भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में क्या था आपको? ईरान। उस समय भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में ईरान था। तो ईरान ने देखा कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में ही राजा महाराजा तो आपस में लड़ झगड़ रहा है। तो जो राजा महाराजा आपस में लड़ झगड़ रहा था, उसी का फायदा ईरान ने उठाया। और फिर ईरान ने यह तय किया कि हमें भारत पर आक्रमण करना है और जीतना है भारत को। जिस प्रकार छठी सदी ईस्वी पूर्व में मगध में हर्यक वंश के शासन की स्थापना हुई थी, उसी प्रकार छठी सदी ईस्वी पूर्व में ईरान में हखमनी वंश के शासन की स्थापना हुई थी। ईरान में जिस राजवंश के शासन की स्थापना हुई थी, वह आपको हखमनी वंश था। कौन वंश था? हखमनी वंश। और ईरान में जो हखमनी वंश के शासन की स्थापना हुई थी, इस हखमनी वंश के शासक
इस हकमनी वंश के संस्थापक, इस हकमनी वंश के जो संस्थापक थे, इस हकमनी वंश के संस्थापक आपको साइरस द्वितीय था। इस हकमनी वंश के संस्थापक कौन थे? साइरस द्वितीय। साइरस द्वितीय इस हकमनी वंश के संस्थापक थे। साइरस द्वितीय काफी महत्वाकांक्षी शासक था, काफी शक्तिशाली शासक था। और साइरस द्वितीय जो है कुछ ही दिनों में पश्चिमी एशिया का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया, लेकिन भारत जो है ये पहुंच नहीं पाए, भारत ये पहुंच नहीं पाए। इस हकमनी वंश के शासकों में हकमनी वंश के एक शासक हुए जिनका नाम था दारा प्रथम या डेरियस प्रथम। दारा प्रथम या डेरियस प्रथम। जो दारा प्रथम या डेरियस प्रथम था, अगर दारा प्रथम या डेरियस प्रथम की हम बात करें तो दारा प्रथम या डेरियस प्रथम जिनका शासन काल है 522 ईस्वी पूर्व से 486 ईस्वी पूर्व, 486 ईस्वी पूर्व, और यही दारा प्रथम या डेरियस प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया। और दारा प्रथम या डेरियस प्रथम ने भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग पर आक्रमण किया, और इधर उत्तरी पश्चिमी भाग में सबसे पहले गंधार महाजनपद मिलता। गंधार, कौन महाजनपद? गंधार, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में गंधार महाजनपद है। इस गंधार महाजनपद को ईरान के हकमनी वंश के शासक दारा प्रथम या डेरियस प्रथम ने आक्रमण करके जीत लिया, आक्रमण करके इसको जीत लिया, और इसे अपने प्रांत का 20वां राज्य घोषित किया। इसे अपने प्रांत का 20वां राज्य घोषित किया। क्या राज्य घोषित किया? 20वां। और यहां से डेरियस प्रथम को 360 टैलेंट सोना कर के तौर पर जाता था। टैलेंट जो है एक प्रकार का इकाई है, जैसे डिस्टेंस जो है मीटर या किलोमीटर में मापते हैं, तो उसी प्रकार उस समय टैलेंट जो है एक प्रकार का इकाई हुआ करता था। तो गंधार से, गंधार जो कि डेरियस प्रथम या दारा प्रथम का जो है 20वां प्रांत बना, 20वां प्रांत बना। और जैसे भारत 16 महाजनपद में बटा हुआ था, उसी प्रकार से जो ईरान था, पूरा का पूरा ईरान टोटल 28 महाजनपद में बटा हुआ था। पूरा का पूरा ईरान जो है टोटल 28 महाजनपद में बटा हुआ था, जिसमें 20वां प्रांत जो है आपको गंधार बना। और गंधार से 360 टैलेंट सोना कर के तौर पर जाता था। 360 टैलेंट सोना जो है आपको गंधार से कर के तौर पर जो है ईरान के हकमनी वंश के शासकों को जाया करता था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे हकमनी साम्राज्य का जितना इनकम नहीं था, पूरे हकमनी साम्राज्य का जितना इनकम नहीं था, उससे अधिक सोना सिर्फ भारत के गंधार क्षेत्र से कर के तौर पर ईरान को मिलता था। अब आप स्वयं सोचिए कि मतलब कितना ज्यादा राजस्व भारत से जाता था। अब इतना ज्यादा राजस्व भारत से जा रहा है, तो क्या वो कभी चाहेगा कि भारत में उसके शासन की समाप्ति हो? कभी नहीं चाहेगा कि भारत में उसके शासन की समाप्ति हो। फिर ईरान के हकमनी वंश के शासकों ने गंधार के क्षेत्र में सुव्यवस्थित ढंग से शासन प्रशासन चलाने का काम किया। इसके बाद दारा प्रथम या डेरियस प्रथम के बाद ईरान के हकमनी वंश के अगले शासक बने अक्षयार्स या जरक्सीज। अक्षयार्स या जरक्सीज दोनों एक ही बात है। और जो अक्षयार्स या जरक्सीज था, ये दारा प्रथम का पुत्र था। ये हकमनी वंश के प्रथम शासक हुए जिन्होंने भारतीय मूल के लोगों को अपनी सेना में शामिल किया। भारतीय मूल के लोगों को, भारत के लोगों को अपनी सेना में शामिल किया। भारत के लोगों को अपनी सेना में शामिल किया। फिर इसके बाद और भी कई सारे शासक बने, लेकिन इस राजवंश के अंतिम शासक की हम बात करें तो इस राजवंश के जो अंतिम शासक है, इस राजवंश के अंतिम शासक आपको दारा तृतीय, दारा तृतीय है। और दारा तृतीय को सिकंदर ने, दारा तृतीय को यूनानी सिकंदर ने, यूनानी सिकंदर ने 331 ईस्वी पूर्व में
अरेबेला के युद्ध में 331 ईस्वी पूर्व में अरेबेला या गोगामोला, अरेबेला या गोगामोला स्थान का नाम है, समझ गए, स्थान का नाम है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में पड़ता है। अरेबेला या गोगामेला के मैदान में 331 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने दारा तृतीय को पराजित कर दिया, दारा तृतीय को पराजित कर दिया और ईरान के हकमनी वंश के शासन को भारत से समाप्त किया, ईरान के हकमनी वंश के शासन को भारत से समाप्त किया और ईरान के हकमनी वंश का शासन जहां पर था उन सभी क्षेत्रों को सिकंदर ने अपने अधीन कर लिया, उन सभी क्षेत्रों को सिकंदर ने अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार से सिकंदर को ही यह श्रेय जाता है, सिकंदर को ही यह श्रेय जाता है कि भारत से उन्होंने ईरानी सत्ता का विनाश किया, भारत से उन्होंने ईरानी सत्ता का विनाश किया। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है भारत से ईरानी सत्ता के विनाश का श्रेय किसे जाता है, तो भारत से ईरानी सत्ता के विनाश का श्रेय जो है सिकंदर को जाता है, सिकंदर को जाता है। यहां पर इन लोगों के विषय में, मतलब ईरानी आक्रमण के विषय में जो है बहुत ज्यादा कुछ हमको याद रखने की जरूरत नहीं है, 2 3 4 5 फैक्ट है, जो फैक्ट हमने आपको बताया है उतना भी याद रख लीजिएगा, काम चल जाएगा। क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा, कभी यहां से प्रश्न नहीं पूछा है, कभी भी यहां से प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन हमारे सिलेबस में है तो हमको जानकारी होनी चाहिए, हमको पढ़ के जाना चाहिए। क्या पता आज तक नहीं पूछा है, आज तक कोई कंपटीशन नहीं पूछा था कि गांधी जी का जान चंपारण में किसने बचाया था। हो सकता है बीपीएससी के तरह दरोगा भी पूछ दे, ये समझ गए, हो सकता है, समझ गए, हो सकता है। तो इसलिए पूरे सिलेबस को पढ़ के जाइए, आशा करते हैं आप ये चीज समझे होंगे। अब हम लोग आ जाते हैं यूनानी आक्रमण, ठीक है, यूनानी आक्रमण पर आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले जो यहां पर कुछ चीज है एक बार याद कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए सुनिएगा, भारत में राज्य का निर्माण होना प्रारंभ 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में हुआ, भारत में राज्य सब का निर्माण होना प्रारंभ 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में हुआ और भारत में आक्रमण भी होना प्रारंभ 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में ही हुआ, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में ही हुआ। तो आप समझ रहे हैं चीजों को, मतलब जो है भारत में राज्य निर्माण की प्रक्रिया की भी शुरुआत हुई और आक्रमण भी होना शुरू हुआ। कभी भी भारत के साथ ऐसा नहीं हुआ है कि अच्छे हुआ है ना, कभी नहीं। अगर भारत के साथ कुछ अच्छा हुआ है तो कुछ साथ साथ बुरा भी हुआ है। जैसे आजादी 1947, एक तरफ तो हम लोगों को आजादी मिली, ठीक है, एक तरफ तो हम लोगों को क्या मिली, आजादी, और दूसरे तरफ जो है विभाजन। कोई भी चाहेगा कि विभाजन हो जी, कोई भी नहीं चाहेगा, समझ गए। तो विभाजन का दर्द मिला, एक तरफ विभाजन का दर्द मिला, दूसरी तरफ आजादी की खुशी मिली। मतलब जब से राज्य निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत भारत में हुई है, तब से लेकर एक हाथ में, भारत के एक हाथ में लड्डू है तो दूसरे हाथ में जो है जहर भी है, ठीक है, दूसरे हाथ में जहर भी है। मतलब भारत हमेशा जैसे खतरों का खिलाड़ी समझते हैं, भारत को काफी जूझना पड़ा है, समझिए, भारत को काफी जूझना पड़ा है और इसलिए भारत के लोग इतने दिमाग वाले भी होते हैं। बहुत सारी बातें हैं, चलिए इन चीजों में नहीं पढ़ना है, अब आइए यहां पर याद करते हैं। प्राचीन काल में भारत के ऊपर कितने विदेशी पहला, दूसरा ईरानी आक्रमण कब? अच्छा, ईरानी आक्रमण जो है 516 ईस्वी पूर्व में हुआ। यूनानी आक्रमण कब हुआ? यूनानी आक्रमण, अच्छा, जब भारत के पूर्वोत्तर भाग में मगध साम्राज्य अपने आप को शक्तिशाली बना रहा था तो ईरान में कौन वंश के शासन की स्थापना? ईरान में हकमनी वंश के संस्थापक, हकमनी वंश के संस्थापक। अच्छा, हकमनी वंश के किस शासक ने भारत पर आक्रमण किया? दारा प्रथम या हकमनी वंश के किस शासक ने भारत पर आक्रमण? दारा प्रथम या डेरियस प्रथम। अच्छा, दारा प्रथम या डेरियस प्रथम ने भारत पर आक्रमण कब किया है? हो 516 ईस्वी
पूर्व में। और जो है भारत के किस क्षेत्र को जीता था? किस क्षेत्र को? गंधार उसके साम्राज्य का केमा प्रांत बन, केमा प्रांत। यहां से कितना सोना करके तो 360 टैलेंट, 360 टैलेंट। और इसके बाद आगे बताइएगा कि जो है आपको हकमनी वंश के किस शासक ने अपनी सेना में भारत के लोगों को शामिल किया? अक्षयार्ष या जरक्सी, अक्षयार्ष या जरक्सी। हकमनी वंश के किस शासक ने अपनी सेना में भारत के लोगों को शामिल किया? अक्षयार्ष या जरक्सी। और हकमनी वंश के अंतिम शासक कौन हुए? अंतिम शासक कौन हुए? दारा तृतीय, दारा तृतीय हुए। और जो है दारा तृतीय को किसने पराजित किया? किस युद्ध में पराजित किया? कब पराजित किया? भारत से ईरानी सत्ता को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? किसे जाता है? सिकंदर को जाता है। इतना बात समझ में आ गया ना? चलिए अब आ जाइए हम लोग यूनानी आक्रमण यानी सिकंदर पर अब हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, देखिए भारत के ऊपर जो यूनानी आक्रमण हुआ है, भारत के ऊपर यूनानी आक्रमण यूनान के रहने वाले सिकंदर के नेतृत्व में हुआ है। यूनान के रहने वाले सिकंदर के नेतृत्व में हुआ है। सिकंदर, इन्हें इतिहास में अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है। अलेक्जेंडर, सिकंदर, जिन्हें इतिहास में अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म यूनान के, ठीक है, यूनान जैसे भारत है ना, हो भारत एक देश है। अब भारत देश में कई सारे प्रांत है, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल इत्यादि इत्यादि। वैसे ही यूनान एक देश है, उसमें कई छोटे छोटे प्रांत थे। और यूनान में जो कई छोटे छोटे प्रांत थे, उसी में एक प्रांत था मैसिडोनिया, या जिसको मकदूनिया भी कहते हैं, मकदूनिया भी हम लोग कहते हैं। सिकंदर, जिन्हें हम लोग अलेक्जेंडर भी कहते हैं, इनका जन्म 356 ईस्वी पूर्व में, 356 ईस्वी पूर्व में मैसिडोनिया या मकदूनिया में हुआ था। मैसिडोनिया या मकदूनिया में हुआ था। इनके पिता का नाम था फिलिप द्वितीय। इनके पिता का नाम था फिलिप द्वितीय। और जो फिलिप द्वितीय थे, फिलिप द्वितीय मैसिडोनिया या मकदूनिया प्रांत के शासक थे। मैसिडोनिया या मकदूनिया प्रांत के शासक थे। इसको ऐसे समझिए जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में हुआ, उनके पिता शाक्य गण के मुखिया थे। महावीर स्वामी का जन्म ज्ञात्री कुल में हुआ, उनके पिता ज्ञात्री कुल के प्रधान थे। उनके पिता ज्ञात्री कुल के क्या थे? प्रधान, ज्ञात्री कुल के प्रधान थे। उसी प्रकार से जो है सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय मैसिडोनिया या मकदूनिया के शासक थे। सिकंदर के पिता की हत्या कर दी गई। सिकंदर के पिता की हत्या 329 ईस्वी पूर्व में कर दी गई। और 329 ईस्वी पूर्व में जब सिकंदर के पिता की हत्या कर दी गई, तो फिर सिकंदर मकदूनिया या मैसिडोनिया का शासक बना। सिकंदर मकदूनिया या मैसिडोनिया का शासक बना। मकदूनिया या मैसिडोनिया का शासक बनने के बाद ही सिकंदर ने यह तय किया कि उसे विश्व विजयी करना है। सिकंदर ने यह तय किया, सिकंदर ने यह लक्ष्य निर्धारित किया कि उसे पूरे विश्व का विजयी करना है। और सिकंदर को विश्व विजेता कहा भी जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिकंदर ने पूरे विश्व को जीत लिया था, ऐसी कोई बात नहीं थी। देखिए, सिकंदर यूनान का रहने वाला था।
यूनान के लोगों को जिन भी भौगोलिक क्षेत्र के विषय में जानकारी प्राप्त था, यूनान के लोगों को मिस्र के विषय में जानकारी प्राप्त था, तुर्की के विषय में जानकारी प्राप्त था, इराक के विषय में जानकारी प्राप्त था, ईरान के विषय में जानकारी प्राप्त था, भारत के विषय में जानकारी प्राप्त था। यूनान के लोगों को सिर्फ यही कुछ क्षेत्र के विषय में जानकारी प्राप्त था। पहले ऐसा थोड़े था कि जैसे आज के डेट में हम हो, आप हो या कोई भी हो, पूरा विश्व को हम लोग जान लेते हैं। अमेरिका, रसिया, कनाडा, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, सब देश को हम लोग जानते हैं कि कौन कहां है, क्या है, नहीं है। लेकिन उस समय, आज तो कम्युनिकेशन का साधन है कि हम लोग मानचित्र पर देख लेते हैं, टेलीविजन पर देख लेते हैं, रेडियो पर सुनते हैं। तो उस समय तो ना मानचित्र था, ना टेलीविजन था, ना रेडियो था। जिस देश के लोग, जिस देश के विद्वान जिन जिन देशों की यात्रा करता था, उन्हीं देशों के विषय में जानकारी प्राप्त हुआ करता था। तो आपको जो यूनान के लोग थे, मतलब सिकंदर जहां के थे, यूनान के लोग थे। यूनान के लोगों को मिस्र के विषय में जानकारी था, तुर्की के विषय में जानकारी था, इराक के विषय में जानकारी था, ईरान के विषय में जानकारी था, भारत के विषय में जानकारी था। सिकंदर इन सभी क्षेत्रों को जीत लिया। सिकंदर इन सभी क्षेत्रों को जीत लिया। क्या इतना के अलावे, इतना क्षेत्र के अलावे, और ये पूरा संसार ना, ऑस्ट्रेलिया भी है, अमेरिका भी है, ब्राजील भी है, कनाडा भी है, रूस भी है, ब्रिटेन भी है, नॉर्वे भी है, आयरलैंड भी है, स्विट्जरलैंड भी है, इटली भी है, सब है। तो सिकंदर पूरे विश्व को थोड़े जीत पाए थे, नहीं जीत पाए थे। सिकंदर पूरे विश्व को नहीं जीत पाए थे, इसलिए उन्हें विश्व विजेता कहना गलत है। लेकिन सही इसलिए है, और सिकंदर को विश्व विजेता इसलिए माना जाता है क्योंकि सिकंदर ने उन तमाम क्षेत्रों को जीता जिन क्षेत्रों के विषय में जानकारी यूनान के लोगों को थी। इसलिए सिकंदर को विश्व विजेता कहा जाता है। सिकंदर के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी और यहां पर पर्सनल लाइफ से संबंधित। यहां पर तो हमने आपको बताया कि सिकंदर को विश्व विजेता क्यों नहीं कहा जाना चाहिए, और सिकंदर को अगर विश्व विजेता कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है। दोनों बात हम आपको बताएं। समझे हैं? दोनों बात तो समझे बे किए, समझ गए। सिकंदर की माता ओलंपियस थी। ओलंपियस, सिकंदर की जो माता थी उसका नाम था ओलंपियस। ओलंपियस। और सिकंदर की जो पत्नी थी रुखसाना। रुखसाना हमारी एगो विद्यार्थी भी थी, समझ गए। छोटा क्लासरूम में पढ़ाते थे तो उस टाइम में आती थी पढ़ने के लिए, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, समझ गए। 17 पोस्ट में आई थी बेचारी, अब पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन उस समय जो है रिजल्ट नहीं हुआ था। फिजिकल में छठी थी मेरे ख्याल से, 17 वाला फाइनल नहीं हुआ था, फिजिकल में छठी थी, ठीक है। उसकी पत्नी का नाम रुखसाना था। सिकंदर जब मैसिडोनिया या मकदूनिया का शासक बना तो सिकंदर ने अपना हाथ एक ज्योतिषी से दिखवाया और कहा कि हम विश्व विजयी करना चाहते हैं, तो आप हमारा हाथ देख करके बताइए कि हमारे हाथ में विश्व विजेता बनने का लकीर है कि नहीं है। ज्योतिषी ने बताया कि ना, ऐसा तो कोई लकीर नहीं है जो कि आपको विश्व विजेता बना सकता है। सिकंदर उस ज्योतिषी से पूछा कौन ऐसा लकीर होता हमारे हाथ में तो हम विश्व विजेता बन जाते। इस पर ज्योतिषी बताया ई लाइन ऐसे रहता ना तो आप विश्व विजेता बन जाते। सिकंदर अपनी तलवार से अपने हाथ में विश्व विजेता बनने वाला लाइन खींचा और उसी तलवार से उस ज्योतिष को मार दिया और फिर विश्व विजयी अभियान पर निकल गए। और विश्व विजयी अभियान पर निकलने के बाद
सिकंदर एशिया माइनर यानी तुर्की, मिस्र, इराक, ईरान को जीतते हुए, खैबर दर्रा को पार करते हुए 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। तो सिकंदर का जो भारत पर आक्रमण हुआ है, सिकंदर का भारत पर आक्रमण भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग यानी इस एरिया से सिकंदर का भारत के ऊपर आक्रमण हुआ। इस एरिया से सिकंदर का भारत के ऊपर आक्रमण हुआ, खैबर दर्रा को पार करते हुए। खैबर दर्रा को पार करते हुए 326 ईस्वी पूर्व में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग से सिकंदर का भारत के ऊपर आक्रमण हुआ। सिकंदर का सामना सबसे पहले तक्षशिला के शासक आम्भी के साथ हुआ। तक्षशिला के शासक आम्भी के साथ हुआ। आम्भी, तक्षशिला पाकिस्तान में पड़ता है, यहां पर पाकिस्तान में पड़ता है। तो तक्षशिला के शासक आम्भी, तक्षशिला के शासक आम्भी के साथ सिकंदर का सामना हुआ। लेकिन सिकंदर की सेना इतनी बड़ी थी, और ध्यान रहे सिकंदर के पास दो प्रकार की सेना थी, और सिकंदर किसी भी क्षेत्र पर योजनाबद्ध तरीका से आक्रमण करता था। ऐसे जैसे तैसे आक्रमण नहीं कर देता था, बल्कि काफी योजनाबद्ध तरीका से आक्रमण करता था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिकंदर पुस्तक पढ़ने का बड़ी शौकीन था। पुस्तक पढ़ने का बड़ी शौकीन था, और पुस्तक पढ़कर जिस भी देश पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर जाता ना, तो उस देश के भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति के विषय में जरूर पता कर लेते थे कि भौगोलिक तौर पर क्या है, मतलब भौगोलिक तौर पर उस देश के किस भाग में पहाड़ है और किस भाग में नदी है। जिस भाग में पहाड़ नदी होता था वहां से सिकंदर आक्रमण नहीं करता था, क्योंकि पहाड़ी भाग और नदी वाले भाग से आक्रमण करके किसी भी क्षेत्र को जीतना नामुमकिन होता है। समझ गए, नामुमकिन होता है। तो सिकंदर किसी भी क्षेत्र पर आक्रमण करने से पहले उसके भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति के विषय में जानकारी प्राप्त करता था। भौगोलिक में तो उसकी भौगोलिक दशा, इस देश के पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है। और राजनीतिक स्थिति का मतलब होता है कि वहां पर जो शासन है, वहां पर जो राजाओं का शासन है, राजा शक्तिशाली है या नहीं। अगर राजा शक्तिशाली है तो फिर जल्दी आक्रमण नहीं करता था, और अगर देख लेता था कि राजा नालायक है, निकम्मा है, आक्रमण करके उसको मार काट करके उस क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने की घोषणा सिकंदर कर दिया करते थे। बड़ी तेज आदमी थे सिकंदर, समझिए, बड़ी तेज आदमी थे सिकंदर। और सिकंदर के विषय में कहा जाता है, कुछ इतिहासकार यहां तक बोलते हैं सिकंदर 24 घंटा काम करता था। समझिए, सिकंदर 24 घंटा काम करता था, यानी नींद में भी वो प्लानिंग करते रहता था, ऐसा कहा जाता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो सिकंदर जाने और लिखने वाला इतिहासकार जाने। हम तो सिर्फ किताब पढ़ते हैं, हम पढ़ाते हैं, समझ गए। तो हमको ये सब बात पता न है, लेकिन कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि सिकंदर नींद में भी प्लानिंग करते थे युद्ध का, कि किस देश पर आक्रमण दाएं से करना है, बाएं से करना है, कि किधर से करना है। समझ गए। तो ये चीज है। सिकंदर के पास दो प्रकार की सेना थी, स्थल सेना और नौसेना, दो प्रकार की सेना थी। सिकंदर तक्षशिला के शासक आम्भी के राज पर आक्रमण किया। आम्भी सिकंदर की बड़ी सेना से ही डर गया, सिकंदर की बड़ी सेना से डर गया। आम्भी युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि आम्भी जो है सिकंदर के सामने घुटने टेक दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। और जब आम्भी आत्मसमर्पण कर दिया तो सिकंदर ने उन्हें उनका राज लौटा दिया। और जब आम्भी को उनका राज वापस मिल गया तो फिर आम्भी ने सिकंदर को यह भरोसा दिया कि आप भारत पर आक्रमण कीजिए, हम आपको मदद करेंगे। आप भारत पर आक्रमण कीजिए, हम आपको मदद करेंगे। आम्भी जैसे देशद्रोही शासक, एक प्रकार से देशद्रोही ही मानिए, अब विदेशी आक्रांता को भारत पर आक्रमण करने में मदद कर रहा है, देशद्रोही न हुआ? हुआ कि नहीं हुआ?
अभी आप मान लिया जाए कि आप अपने घर में किसी पाकिस्तानी आतंकवादी को शरण देते हैं, मान लिया जाए, तो आप देशद्रोही ना हुए जी, आप देशद्रोही हुए। तो जो आपको आंधी है, आंधी को जब अपना राज मिल गया तो आंधी ने भारत विजयी अभियान में सिकंदर को मदद किया। भारत विजयी अभियान में सिकंदर को मदद किया। तक्षशिला से सिंधु नदी तक पहुंचने में, तक्षशिला से सिंधु नदी, ये तक्षशिला का इलाका है, यहां से सिंधु नदी तक पहुंचने में सिकंदर को 5 माह का समय लगा। सिकंदर को 5 माह का समय लगा। सिंधु नदी को पार कर जब सिकंदर की सेना आगे बढ़ी तो पंजाब में सिकंदर का सामना पंजाब के शासक पोरस के साथ हुआ। पंजाब के शासक पोरस के साथ हुआ और पोरस का जो शासन था पंजाब ही नहीं बल्कि कश्मीर तक था। पंजाब ही नहीं बल्कि कश्मीर तक पोरस का शासन था। तो पोरस को पता चला कि सिकंदर भारत पर आक्रमण कर दिया है, तो पोरस अपनी सेना के साथ जो है उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ा। तो पोरस की सेना पंजाब से उत्तर पश्चिम की ओर जा रही थी और सिकंदर सेना उत्तर पश्चिम से पोरस के राज्य की ओर आ रही थी। दोनों सेनाओं के बीच झेलम नदी के तट पर, दोनों सेनाओं के बीच झेलम नदी के तट पर, झेलम को ही हम लोग वितास्ता भी कहते हैं, दोनों सेनाओं के बीच झेलम नदी के तट पर या वितास्ता नदी के तट पर युद्ध हुआ, सिकंदर की सेना और पोरस की सेना। जिस युद्ध को इतिहास में झेलम का युद्ध या वितास्ता का युद्ध या इसी युद्ध को इतिहास में हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। इसी युद्ध को इतिहास में हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। हाइडे स्पीच का युद्ध। इस युद्ध में पोरस ने सिकंदर की सेना को कड़ी चुनौती दिया। पोरस युद्ध लड़े और फिर अंततः इस युद्ध का जब परिणाम आया तो यह देखने को मिला कि सिकंदर की जीत हुई और पोरस की हार हुई। फिर से पोरस पराजित हो गए, फिर से भारतीय सैनिक पराजित हो गए, भारतीय राजा पराजित हो गए। पोरस को बंदी बनाकर सिकंदर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पोरस ने युद्ध हारने के बावजूद भी सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया, घुटना नहीं टेका। मतलब एक राजा में जो गुण होना चाहिए वो गुण पोरस के भीतर कूट कूट कर भरा हुआ था। और फिर सिकंदर ने पोरस से पूछा, आपके साथ क्या व्यवहार किया जाना चाहिए? पोरस ने खुले स्वर में यह कहा कि एक स्वतंत्र राजा एक बंदी राजा के साथ जो व्यवहार कर सकता है वही व्यवहार आप हमारे साथ कीजिए। मतलब अपना पूरा हिम्मत पोरस ने दिखाया। पोरस के हिम्मत को देखकर सिकंदर भी काफी प्रभावित हुआ और सिकंदर की पत्नी भी सिकंदर के साथ सेना अभियान पर आई हुई थी और सिकंदर की पत्नी रुखसाना भी काफी प्रभावित हुई। और रुखसाना ने सिकंदर को संकेत दिया कि इसे छोड़ दिया जाए और इन्हें इनका राज लौटा दिया जाए। और पत्नी का आदेश था, पत्नी का आदेश तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री टालवे ने करता है, एसपी डीएम सीएम पीएम। पत्नी का आदेश टाला जाता है ना, किसी और का आदेश टाल सकते हैं, पत्नी का आदेश नहीं तो आपका क्या होगा वो आप जानिए। समझ गए? देखिए, अगर आप चाहते हैं सुखी जीवन व्यतीत करना, समझिए, सुखी जीवन मतलब जो है पत्नी के साथ कोई झगड़ा उगड़ा ना हो, समझ गए? सेवा कीजिए पत्नी का, समझ गए? डेली रात को उसका पैर दबाइए, समझे? उसका कपड़ा खींचिए और एक टाइम खाना बना के दीजिए उसको। एक टाइम वो बनाइए, एक टाइम आप बनाइए। देखिए, ऐसे भी नैतिकता कहता है
समाज में हम तो ऐसे शादी ब्याह करेंगे नहीं, लेकिन हम करेंगे तो हम जरूरी सब काम करेंगे। हम खाना बना के देंगे, समझ गए? ऐसे तो सोचे हैं नहीं करेंगे, लेकिन अगर में भी हो जाता है तो कम से कम खाना एक टाइम हम बनाएंगे, एक टाइम वो बनाएगी, समझ गए? चलिए, हाँ नहीं करेंगे, हम तो सोचे हैं नहीं करेंगे, बोल तो रहे हैं। चलिए सुनिए, अब तो रुखसाना के कहने पर पौरस को स्वतंत्र कर दिया गया और पौरस को उनका राज लौटा दिया गया। रुखसाना ने पौरस के हाथ में राखी बांधी, पौरस के हाथ में राखी बांधी और रुखसाना शपथ ली कि हम आपको राखी बांध रहे हैं, आप हमारे भाई हुए, हमारी रक्षा की शपथ अब आप लीजिए। पौरस फिर रुखसाना की रक्षा की शपथ लिया और फिर पौरस ने भी सिकंदर को भारत जीतने में मदद किया। पौरस ने भी सिकंदर को भारत जीतने में मदद किया। और फिर इसके बाद ऐसी मान्यता है कि जो सिकंदर की पत्नी ने पौरस के हाथ में राखी बांधी, यहीं से भारत में राखी या रक्षाबंधन की शुरुआत हुई मानी जाती है। यहीं से भारत में जो है रक्षाबंधन की शुरुआत हुई मानी जाती है। देखिए, रक्षाबंधन भी कोई दूसरे आदमी आकर के भारत में शुरू किया है। फिर साड़ी जो औरत सब पहनती है, ऐसे तो अब बहुत कम औरत साड़ी पहनती है, गांव घर की औरत साड़ी पहनती है, अब तो जीन्स टॉप वाली सब है, समझे? साड़ी भी जो है चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी सबसे पहले भारत में साड़ी पहन करके आई थी और फिर वहीं से भारत में साड़ी पहनने की भी प्रथा का प्रचलन हुआ है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे यूरोप से हम लोगों ने ग्रहण किया है। ये रक्षाबंधन भी जो है, जहां तक इतिहासकारों का मानना है, ये भी यूरोपीय प्रथा ही है, भारतीय प्रथा नहीं है, इसलिए हम तो नहीं मनाते हैं रक्षाबंधन। आप लोग मनाइए। चलिए सुनिए, यहां पे सिकंदर की सेना फिर आगे बढ़ी। सिकंदर की सेना जब आगे बढ़ी, और देखिए ध्यान दीजिएगा, इस क्षेत्र में जो ना छोटा छोटा राजा होता था, समझ, छोटा छोटा राज्य होता था, छोटा छोटा राजा होता था, उसकी छोटी छोटी सेना होती थी। तो उन सभी को पराजित करते हुए सिकंदर आगे बढ़ रहा था, उन सभी को पराजित करते हुए सिकंदर आगे बढ़ रहा था। और जब सिकंदर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, तो इसी दौरान तक्षशिला के विद्वान चाणक्य मगध के शासक घनानंद के दरबार में पहुंचे और कहे कि सिकंदर भारत के छोटे छोटे राजाओं को पराजित करते हुए, भारत पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ रहा है। आप सचेत हो जाइए और आप सभी भारतीय सैनिकों, सभी भारतीय राजाओं का नेतृत्व कीजिए और सिकंदर की सेना का सामना कीजिए। लेकिन घनानंद अपना नशा में चूर था। घनानंद ने चाणक्य को अपमानित किया, उसको दरबार से बाहर कर दिया। चाणक्य अपना चले गए, चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करने लगे और फिर सिकंदर धीरे धीरे, सिकंदर की सेना आगे बढ़ती गई। सिकंदर की सेना पंजाब में स्थित ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर की सेना पंजाब में स्थित ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर की सेना पंजाब में स्थित ब्यास नदी को पार करने से क्यों इनकार कर दिया? इसके पीछे कई सारे कारण थे। पहला कारण तो यह था कि सिकंदर की सेना कई वर्षों से युद्ध लड़ता हुआ आ रहा था, कई वर्षों से युद्ध लड़ता हुआ आ रहा था। मतलब मार काट, खून खराबा कई वर्षों से करता हुआ आ रहा था। तो अब खून खराबा से एक घिरना सा हो गया था सिकंदर की सेना को। दूसरी बात, सिकंदर की सेना अपने घर से कई वर्षों से दूर थे, उनको घर का याद सताने लगा। और तीसरा और प्रमुख कारण यह है, सिकंदर की सेना थक गई थी, काफी थक गई थी। अब दिन रात आप युद्ध लड़ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है आप थकेंगे ही थकेंगे। तो सिकंदर की सेना काफी थक गई थी
और सिकंदर की सेना को पता भी चल गया था ब्यास नदी को जब हम पार करेंगे ना, तो इधर ब्यास नदी को पार करके जब आगे बढ़ेंगे तो फिर हमारा सामना होना है मगध की सेना से। और सिकंदर की सेनाओं के बीच यह बात चलने लगी कि जो मगध के शासक हैं वो तो बड़ी क्रूर अत्याचारी है और उसके पास सेना भी लाखों में है। ये सब बातें सिकंदर की सेना के बीच चलने लगी और इस सब बात को चलाने में चाणक्य का बड़ी योगदान था। चाणक्य तक्षशिला का न था, चाणक्य बड़ी विद्वान व्यक्ति हैं, ऐसे उनको कूटनीतिज्ञ राजनीतिज्ञ थोड़े माना गया, ऐसे चाणक्य नीति आज भी प्रासंगिक थोड़े है। तो इस सब बात फैलाने में सिकंदर की सेना के बीच जो है ये बात फैलाने में कि जो है चाणक्य घनानंद की सेना बड़ी क्रूर अत्याचारी है, एकदम खा पी करके बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है सिकंदर की सेना आक्रमण तो करे, एको को बच के नहीं जाएगा। चाणक्य ये सब जो है अफवाह अपने तौर तरीका से सिकंदर की सेना के बीच फैला दिया। अब जीवन का डर, मृत्यु का डर किसको नहीं होता है? हम हो, ये हो, आप हो, कोई हो, सबको मृत्यु का डर होता है। तो लगने लगा कि ना अब वापस जाना चाहिए। सिकंदर की सेना ब्यास नदी पर हथियार डाल दिया, कहा ना इससे आगे तो हम बढ़वे नहीं करेंगे। सिकंदर बहुत मोटिवेट किया, कैसे भी ब्यास नदी को हमारी सेना पार करे, लेकिन सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। और जब सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया तब सिकंदर को लगा ना अब तो कुछ भी चारा नहीं है। फिर सिकंदर ब्यास नदी से ही वापस लौट गए। अब यहां पर कुछ इतिहासकार, कुछ यूरोपीय इतिहासकार सिकंदर को भारत में सफल मानते हैं। यूरोपीय इतिहासकार सिकंदर को भारत में सफल मानते हैं क्योंकि जो भारत का इतिहास है, भारत के इतिहास को गढ़ने का काम यूरोपीय विद्वानों ने ही किया है और यूरोपीय विद्वानों ने सिकंदर को भारत में सफल माना है। और सफल मानते हुए उस सफलता के कई सारे कारण भी बताए हैं। यूरोपीय विद्वानों ने कहा सिकंदर भारत में सफल हुआ, इसलिए भारत में सिकंदर सफल हुआ क्योंकि भारत में आम भी जैसे देशद्रोही शासक थे जो सिकंदर को ही भारत विजयी अभियान में मदद कर रहे थे। दूसरा कारण इतिहासकारों ने यह बताया, सिकंदर के पास एक ट्रेंड सैनिक था, सिकंदर के पास एक ट्रेंड प्रशिक्षित सेना थी। तीसरा कारण इतिहासकारों ने बताया, भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, भारत में किसी केंद्रीय सत्ता का अभाव था। ये तमाम कारण हुए जिस वजह से सिकंदर भारत में विजित हुए, मतलब सिकंदर का भारत में जीत हुआ। वहीं पर जो कुछ राष्ट्रवादी इतिहासकार है, राष्ट्रवादी इतिहासकारों का कहना है कि सिकंदर भारत में सफल नहीं हुआ है। राष्ट्रवादी इतिहासकारों का कहना है कि सिकंदर भारत में सफल नहीं हुआ है। और ये जो यूरोपीय इतिहासकार के विषय में बताएं सिकंदर भारत में सफल हुआ है, ये किसी परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है और उसका आंसर होता उपर्युक्त में सभी, उपर्युक्त में सभी उसका उत्तर होता। कुछ जो राष्ट्रवादी इतिहासकार है उसका मानना है कि सिकंदर भारत में सफल नहीं हुआ है। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इस बात को साबित किया। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने कहा कि जब सिकंदर 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय भारत का जो सबसे शक्तिशाली राज्य था वह मगध था, मगध था। और मगध में नंद वंश का शासन था और नंद वंश के शासक घनानंद थे। मगध बंगाल से लेकर
इधर मालवा तक फैला हुआ था, बंगाल से लेकर मालवा तक फैला हुआ था। मतलब सबसे प्रमुख तो मगध था। मगध के शासक के साथ तो सिकंदर ने युद्ध ही नहीं लड़ा। और कुछ राष्ट्रवादी इतिहासकार तो यहां तक लिख देते हैं, घनानंद ने सिकंदर की सेना को पराजित किया। कुछ राष्ट्रवादी इतिहासकार लिखते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार ही नहीं किया। तो अब एक बात बताइए, राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को पराजित करके कांग्रेस की शासन स्थापित कर दे, तो क्या इससे ये मतलब निकलता है कि वो मोदी को पराजित कर दिया और उसमें मोदी को पराजित करने का शक्ति आ गया? हाय, अरे पश्चिम बंगाल तो भारत के 28 राज्य में एगो राज्य है। हाँ, मोदी जी 28 राज्य के प्रधान सेवक है, प्रधानमंत्री है। तो वो तो चुटपुटिया बम वाला बात हुआ, चुटपुटिया काम हुआ, समझ गए? तो सिकंदर जो है छोटे छोटे भारत के राजाओं को पराजित किया था, जिसके पास हजारों की संख्या में सेना हुआ करता था, सैकड़ों की संख्या में सेना हुआ करता था। लेकिन भारत के उस समय के जो सबसे महत्वपूर्ण वंश थे, सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य था, उसको तो पराजित नहीं कर सका। तो कैसे आप कहिएगा कि सिकंदर भारत में सफल हुआ है? और जहां तक मेरा अपना मानना है, सिकंदर भारत में सफल नहीं हुआ है। हम यही मान करके चलते हैं कि सिकंदर भारत में सफल नहीं हुआ है। अगर घनानंद को पराजित कर देता तब हम मान लेते कि हां सफल हुआ है। ठीक है। अब सिकंदर की सेना ब्यास नदी से वापस लौटने लगी। एक इतिहासकार है, उनका नाम है विंसेंट स्मिथ। वो भी यूरोपीय इतिहासकार ही है, और विंसेंट स्मिथ ने भी इस बात को स्वीकार किया। विंसेंट स्मिथ ने स्पष्ट तौर पर यह बात कहा है, सिकंदर भारत पर आक्रमण किया, सिकंदर आंधी के तरह भारत पर आक्रमण किया, सिकंदर आंधी के तरह भारत पर आक्रमण किया और चला गया, लेकिन भारत अपरिवर्तित रहा। भारत को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा यूरोपीय इतिहासकार विंसेंट स्मिथ का मानना था। और भारत के छोटे छोटे राजाओं ने भी सिकंदर को धूल चटा दिया था। और उसमें भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में एक छोटा सा राज्य हुआ करता था, अशोक। एक छोटा सा गणराज्य हुआ करता था, अशोक की राजधानी मस्क। अशोक के क्षेत्र में कहा जाता है कि जब सिकंदर ने वहां के पुरुष सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, तो वहां की महिलाओं ने सिकंदर के खिलाफ हथियार उठाने का काम की। और सिकंदर जब युद्ध भूमि में होता था ना, महिला पुरुष कुछ नहीं देखता था। सिकंदर सिर्फ यह समझता था सामने वाले को मेरा दुश्मन है, इसका सफाया करना है। महिला पुरुष कुछ भी नहीं समझता था सिकंदर। और फिर उसी नीति के तहत जो है सिकंदर काम करते थे। तो अशोक एक ऐसा गणराज्य हुआ जहां महिला और पुरुष दोनों ने सिकंदर के खिलाफ हथियार उठाने का काम किया। और जब सिकंदर की सेना रिटर्न होने लगी वापस, तो सिकंदर ने कई सारे नगर बसाए। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर बाऊ केफला, सिकंदर के घोड़ा का नाम बाऊ केफला था, और झेलम या बितास्ता के युद्ध में ही बाऊ केफला मारा गया था। जिस वजह से सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर बाऊ केफला नामक नगर को बसाया, फिर निकैया नगर बसाया, सिकंदरिया नगर बसाया। और जब सिकंदर सिंधु नदी पर गए
युद्ध के दौरान जितने भी सैनिक मारे गए थे, उन सैनिकों को सिंधु नदी के तट पर सिकंदर ने श्रद्धांजलि दी। और फिर सिकंदर भारत से वापस जाने लगे, और सिकंदर भारत से वापस अपने साम्राज्य यूनान को लौट रहे थे। उसी क्रम में सिकंदर इराक पहुंचा। कहां पहुंचा? इराक पहुंचा। बस इराक के बाद तुर्की जाता, तुर्की के बाद वो अपने साम्राज्य ही लौट जाता। और जब सिकंदर इराक पहुंचा तो इराक में 323 ईस्वी पूर्व में, इराक में 323 ईस्वी पूर्व में इराक के बेबीलोन में 323 ईस्वी पूर्व में 33 वर्ष की अवस्था में, 33 ना, 356 में से 323 घटाइए ना, 33 आता है। 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर का निधन हो गया। कहा जाता है, कई सारी कहानियां हैं इसको लेकर, कहा जाता है कि सिकंदर को एक मच्छर काट लिया, और मच्छर काटने के बाद जो है सिकंदर बुखार से पीड़ित हो गए और फिर उनका निधन हो गया। मतलब जो सिकंदर पूरा विश्व को जीत लिया, वो सिकंदर एक मच्छर से हार गया। समझ गए? तो फिर सिकंदर का निधन हो गया। तो ये बात हुई। अब सिकंदर के सैन्य अभियान के दौरान बहुत सारे इतिहासकार सिकंदर के साथ भारत आए थे। निरियाकस, ओनेसिक्रेटस और स्टोबुलस, निरियाकस, ओनेसिक्रेटस और स्टोबुलस, निरियाकस, ओनेसिक्रेटस और स्टोबुलस, ये सभी ऐसे इतिहासकार हैं जो सिकंदर के साथ भारत आए। फिर आपको जो है सिकंदर के मुख्य सेनापति सेल्यूकस निकेटर थे। सिकंदर के जल सेनापति निरियाकस थे। क्लियर है? तो अब आपका काम क्या है? तो आपका काम है 2 मिनट में इसको जल्दी से पढ़ लेना, फिर हम आपको याद करवाएंगे। जल्दी पढ़िए। चल रहा है ना जी? कोई दिक्कत नहीं ना है? होली वाला स्टेटस अभी से लगाने लगी। अच्छा, भूतनी बन के डाली है। पढ़िए जल्दी। है, उसको नीचे कर दीजिए ना। महाराज कैसे आप रूम पर तो बड़ी कचरा में रहते होंगे जी आप। सामने में रखा हुआ है। पढ़िए आप लोग पढ़िए। हे बकलोलवी, जब हम लेक्चर देते हैं तो वो क्या देखते रहते हैं? कपार कन, आंख पे भार पड़ता है। चश्मा पहनिए, ले लीजिए धूप वाला चश्मा, ब्लैक वाला चश्मा। है, जल्दी जल्दी पढ़िए जल्दी। हो गया? फिर याद करवाएंगे 2 मिनट में हम आपको सब चीज। है, देखिए ये सब मेरा मुंह देखने आए थे। फाउंडेशन बेच में आए हैं। फाउंडेशन बेच ऊपर में चलता है महाराज। पढ़ लिए हो?
चलिए आ जाइए, तो अब आइए मेरे साथ याद कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। सिकंदर, सिकंदर को और किस नाम से जाना जाता, किस नाम से? सिकंदर का जन्म कब हुआ है, कहां हुआ है? मैसिडोनिया या मकदूनिया? मैसिडोनिया या? सिकंदर का जन्म कब हुआ? 356 ईस्वी। कहां हुआ? मैसिडोनिया या मकदूनिया। सिकंदर के पिता, पिता, माता, माता, पत्नी, गुरु अरस्तु, गुरु, गुरु, सिकंदर के गुरु, अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो, प्लेटो के गुरु सुकरात, प्लेटो के गुरु सुकरात। सिकंदर के गुरु कौन? सिकंदर के गुरु अरस्तु। सिकंदर के मुख्य सेनापति थे, उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर के मुख्य सेनापति, सिकंदर के मुख्य सेनापति, सिकंदर के मुख्य सेनापति, सिकंदर के जल सेनापति निरियाकस, सिकंदर के जल सेनापति, सिकंदर के जल सेनापति, सिकंदर के जल सेनापति। अच्छा, 3 इतिहासकार सिकंदर के साथ भारत आया था, ओनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस, निरियाकस। समझ गए? तो सिकंदर के साथ भारत कौन कौन आया था? ओनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस और निरियाकस। कौन कौन इतिहासकार सिकंदर के साथ भारत आए थे? कौन कौन इतिहासकार सिकंदर के साथ भारत आए? ओनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस, ओनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस। क्लियर है? इसके बाद एक बात बताइएगा, सिकंदर किस दर्रा को पार कर भारत तक, किस दर्रा को कब आक्रमण किया, कब आक्रमण किया? और सिकंदर जो है 19 माह तक भारत में रुके थे। कितना माह तक? कितना माह तक? सिकंदर का सामना सर्वप्रथम कहां के शासक से? तक्षशिला के शासक, तक्षशिला के शासक आम्भी क्या युद्ध लड़ा था सिकंदर? नहीं ना लड़ा था। इसके बाद सिकंदर की सेना जब आगे बढ़ी तो झेलम नदी के तट पर उसका सामना किसके साथ? पोरस के साथ। सिकंदर की सेना और पोरस की सेना के बीच जो युद्ध हुआ है, उस युद्ध को इतिहास में क्या कहा? झेलम या बितास्ता या हाइडेस बीच। झेलम या बितास्ता या, झेलम या बितास्ता या हाइडेस। इस युद्ध में किसकी जीत हुई? किसकी जीत हुई? सिकंदर का सबसे प्रिय घोड़ा बाऊ के, सिकंदर का सबसे प्रिय घोड़ा, सबसे प्रिय घोड़ा किस युद्ध में मारा गया? किस युद्ध में मारा गया? सिकंदर की सेना की अगर हम बात करें तो सिकंदर की सेना किस नदी को पार करने से इनका, किस नदी को पार करने से? व्यास नदी। कौन ऐसे गंडाज था जहां पुरुषों के मारे जाने के बाद स्त्रियों ने सिकंदर के खिलाफ हथियार उठा ली? कौन था? अश्वकना। और एक गंडाज ऐसा था मालवा और क्षुद्रक, मालवा और क्षुद्रक, सुद्रक, सॉरी मालवा और सुद्रक, सॉरी सुद्रक, मालवा और सुद्रक, ये दोनों ऐसे गंडाज थे जहां पर सिकंदर की सेना को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। और फिर सिकंदर की हम बात करें तो उन्होंने वहां के सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया। भारत के 2 छोटे छोटे ऐसे गंडाज थे जहां सिकंदर की सेना को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, मतलब सिकंदर की सेना को पानी पिला दिया था। वो 2 गंडाज था मालवा और सुद्रक, मालवा और सुद्रक। सिकंदर की सेना को भारत में कौन से 2 गंडाज को जीतने में कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? मालवा और सिकंदर 19 महीना तक भारत में रुकने के बाद जो है जब वापस जाने लगे तो कौन नदी के तट पर अपने सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित किया? कौन नदी? सिंधु नदी। और जाने के क्रम में बऊ केफला, सिकंदरिया, निकैया, बऊ केफला, सिकंदरिया, निकैया, ये तीनों नगर बसाया। तो बऊ केफला, सिकंदरिया, निकैया नामक नगर किसने बसाया? किसने बसाया?
और सिकंदर अपनी सेना को दो भाग में बांट दिया। सिकंदर की एक सेना स्थल मार्ग से वापस जा रही थी, एक जल मार्ग से वापस जा रही थी। सिकंदर स्वयं जो है आपको स्थल मार्ग से वापस जा रहा था। तो सिकंदर जो वापस लौट रहा था अपने साम्राज्य में, कौन मार्ग से लौट रहा? कौन मार्ग से? कौन मार्ग से? और फिर सिकंदर का निधन जो है कितना वर्ष की अवस्था में हुआ? 33 वर्ष की अवस्था में। कब हुआ? कब हुआ? कहां हुआ? कहां हुआ? क्लियर है। सिकंदर के निधन होने के बाद जो है उनके द्वारा जो जीते हुए क्षेत्र से उसे 4 भाग में बांट दिया गया। एक क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर कब्जा कर लिया और फिर सेल्यूकस निकेटर जो है बाद में जाकर के, सेल्यूकस निकेटर जो है आपको बाद में जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध लड़ा और सेल्यूकस निकेटर ने अपने साम्राज्य का एक बड़ा क्षेत्र जो है चंद्रगुप्त मौर्य को प्रदान कर दिया। और ध्यान रहे, जब सिकंदर का भारत के ऊपर आक्रमण हुआ था तो मगध में कौन वंश का शासन था? मगध में कौन वंश का? नंद वंश ना। शासक? शासक? बात क्लियर है? इतना याद हो गया ना? आगे अब हम लोगों को देखना है मौर्य वंश। क्या देखना है? मौर्य वंश। मौर्य वंश। अब आज तो पॉसिबल है नहीं, होमवर्क सब सुन लेते हैं, ठीक है? चलिए होमवर्क सब सुन लेते हैं, दीजिए तो होमवर्क सब। पॉलिटी में क्या दिए हुए थे? देखिए विद्यार्थी को अभी भी कंफ्यूजन रहता है। देखिए घटना चक्र से देते हैं, समझिए घटना चक्र से देते हैं और इसमें जो है 24 और 25। अगला होमवर्क आपके लिए है सर्वोच्च न्यायालय। बस हाँ, सर्वोच्च न्यायालय, सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय है चैप्टर नंबर 26। इससे सर्वोच्च न्यायालय है चैप्टर नंबर 26। 24 और 25 पूछना है, 205 से 223। चलिए लीजिए हो। चलिए लड़की है, उठिए उठिए, उधर उधर पीछे वाली। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? लोकसभा के अध्यक्ष को। बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए आप। प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 1 वर्ष का होता है। बैठ जाइए, उधर खड़ा हो जाइए हीरो, उधर उधर उधर। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? संसदीय समिति। संसदीय समिति। बैठ जाइए, चलिए खड़ा हो जाइए, पढ़ा लिखा कीजिए हो। टू जी स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन है? पीसी चाको। पढ़ा लिखा कीजिए, बैठ जाइए, ठीक है? है लड़की, खड़ा हो जाइए। हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ है? 1955 में। बैठ जाइए, पढ़ा लिखा कीजिए। खड़ा हो जाइए। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ? 1871। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए आप। संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई?
15 जून 2005। बैठ जाइए। है उधर खड़ा होइए तो, ए हीरोइन खड़ा हो जाइए। सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है? नहीं, नीलबट्टे सन्नाटा विधिक अधिकार है। बैठ जाइए। पिलर के पास लड़का खड़ा हो जाइए। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? 1980। 1980। ठीक है, चलिए अगला होमवर्क सर्वोच्च न्यायालय है, इस बुक से लीजिए। और इसमें नदी वाला था, नदी वाला था आपको शारदा से महानदी तक, शारदा से महानदी तक था। आगे जो है अगला होमवर्क है छिपड़ा से, छिपड़ा, माही, लूनी, सोम, साबरमती, बनास, बाणगंगा, कृष्णा, गोदावरी, गोदावरी तक है, गोदावरी तक है। छिपड़ा से गोदावरी, छिपड़ा से गोदावरी, छिपड़ा से गोदावरी। हाँ सुमित जी, हाँ हो सकता है। निकैया का अर्थ होता है विजयनगर। दक्षिण भारत के क्षेत्र में नहीं था, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में ही था वो। हाँ जी पढ़ाएंगे, सब चीज पढ़ाएंगे, काहे टेंशन लेते हैं। देखिए अभी भी पूछ रहा है कौन सा बुक है सर, हे भगवान। है लड़की, है खड़ा हो जाइए। हाँ बताइए, कोसी का उद्गम स्थल है गोसाई थान चोटी। बैठ जाइए। खड़ा हो जाइए। ताप्ती नदी डेल्टा बनाती है या एस्चुअरी? एस्चुअरी बनाती है। बैठ जाइए। उधर चश्मा वाली खड़ा होइए तो। ब्रह्मणी और बैतरणी किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है। बैठ जाइए। चलिए इधर खड़ा हो जाइए। पीला पीला, हाँ। नर्मदा कहां से निकलती है? अमरकंटक। बैठ जाइए। चलिए उसके जस्ट पीछे के पीछे चश्मा वाली खड़ा हो जाइए। सोन नदी गंगा से कहां मिलती है? पटना के समीप, इधर दानापुर में मिलती है। बैठ जाइए। है खड़ा हो जाइए। नर्मदा नदी डेल्टा बनाती है या एस्चुअरी? है एस्चुअरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। बैठ जाइए। हाँ हाँ बोले हैं आप, सही बोले हैं। ठीक है। अगला होमवर्क जो है इसमें छिपड़ा से लेकर गोदावरी, छिपड़ा से लेकर गोदावरी। ठीक है, ये वाला बुक है। और कुछ है? और कुछ नहीं ना है? और जो है आपको ऑफलाइन जो है इसी वीक के लास्ट तक में हो जाएगा, हम टेलीग्राम पे सूचना दे देंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद। इससे आगे अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। उम्र कितना हुआ? 21 हो गया है। नोटिफिकेशन में क्लियर कर देगा, रिजल्ट नहीं आया है, नोटिफिकेशन में क्लियर करेगा।